हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। ठीक है। और इस सेशन में जो है हम लोग 25 एमसीक्यू क्वेश्चन का जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, 25 टोटल एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होगा। तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद जो है इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ठीक है, तो सबसे पहले किसने जो है 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद जो है इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ऑप्शन ए है बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन बी है बीडी सावरकर, ऑप्शन सी है के.एम. पनिक्कर, ऑप्शन डी है ताराचंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। यानी कि 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद जो है सबसे पहले इसे जो एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी वो बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले जो है दोस्तों 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद जो है इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। तो ये संज्ञा जो है बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा दी गई थी। अब है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। निम्नलिखित में से किसने जो है 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। ऑप्शन ए है बीडी सावरकर, ऑप्शन बी है बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है आरसी मजूमदार, ऑप्शन डी है एस एन सेन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बीडी सावरकर। यानी कि बीडी सावरकर जो हैं वो 1857 के विप्लव को जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। ठीक है, यानी कि दोस्तों बीडी सावरकर जो हैं वो 1857 के विप्लव को जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। अब है किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। ठीक है, तो किसके मत में जो है किसके अकॉर्डिंग जो है 1857 की क्रांति जो है आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में ये राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में जो है परिणत हो गया। ऑप्शन ए है बीडी सावरकर, ऑप्शन बी है आरसी मजूमदार, ऑप्शन सी है एसएन सेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों एसएन सेन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा एसएन सेन। यानी कि एसएन सेन के मत में जो है 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। ठीक है, तो याद रखना है दोस्तों, एसएन सेन ने ये कहा था कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या फिर स्वतंत्रता संग्राम में जो है परिणत हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति। 1857 के संदर्भ में जो है किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है आरसी मजूमदार, ऑप्शन सी है एसएन सेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यानी 1857 के बारे में जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। ठीक है, 1857 के संदर्भ में जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था
ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। अब है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे। जातीय आधार पर जो है 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले कौन थे। ऑप्शन ए है सिख, ऑप्शन बी है गोरखा, ऑप्शन सी है पठान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों गोरखा, सिख और पठान, ये तीनों जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी कि जातीय आधार पर जो है 1857 के विद्रोह के दमन में जो है अंग्रेजों का सहयोग करने वाले जो थे वो थे सिख थे, गोरखा थे और पठान थे। अब है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की थी। ऑप्शन है कश्मीर के शासक ने, ऑप्शन बी है मेवाड़ के राजा ने, ऑप्शन सी है सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, ऑप्शन डी है ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेवाड़ के राजा ने। ठीक है, यानी 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। ठीक है, लेकिन मेवाड़ के जो राजा थे ये 1857 के विद्रोह के दौरान जो है ये ब्रिटिश की सहायता नहीं किए थे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट है, इसे देख लिया जाए कि कहाँ से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे और वहाँ के दमनकर्ता कौन थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आइए इसे देख लिया जाए। तो दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर या फिर बख्त खान जो है नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से जो है बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी 1857 के विद्रोह का। ठीक है, कानपुर से जो है नाना साहब या तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे। झांसी ग्वालियर से जो है रानी लक्ष्मीबाई या तात्या टोपे। जगदीशपुर बिहार से जो है वीर कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे। फैजाबाद से जो है मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। इलाहाबाद से जो है लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे और बरेली से जो है खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो टेबल है ना ये दिया हुआ है कि 1857 के विद्रोह में कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे। एक बार और देख लिया जाए तो दिल्ली से जो है बहादुर शाह जफर नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, जिसे बेगम ऑफ अवध के नाम से भी जानते हैं। कानपुर से जो है नाना साहब नेतृत्व कर रहे थे। झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से लियाकत अली। बरेली से खान बहादुर खान। बिहार के बच्चे जो भी हैं उनके लिए तो जगदीशपुर बिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बीपीएससी टीचर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बना भी हुआ है कि बताइए बिहार से जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो इसका आंसर जो है वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब ये देख लेते हैं नेतृत्वकर्ता तो देख लिए कहाँ से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 के विद्रोह का। अब जो है दमनकर्ता देखेंगे, क्योंकि दमनकर्ता भी पूछता है कि बताइए इस जगह से जो है 1857 के विद्रोह का दमनकर्ता कौन था। तो दिल्ली से जो है जॉन निकलसन और हडसन था। लखनऊ से दमनकर्ता हेनरी लॉरेंस या कैंपबेल था। कानपुर से कॉलिन कैंपबेल था। झांसी से जो है जनरल ह्यूरोज था दमनकर्ता 1857 के विद्रोह का। बिहार से जो है मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो है ये दमनकर्ता था। मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर जो है बिहार से 1857 के विद्रोह का दमनकर्ता था। फैजाबाद से जो है कॉलिन कैंपबेल था। इलाहाबाद से जो है ब्रिगेडियर जनरल नील था और बरेली से जो है कॉलिन कैंपबेल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा बताइए कि 1857 के क्रांति में जो है किस नेता को जो है फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे को जो है फांसी की सजा दी गई थी। अब है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। किसे जो है 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन ए है बहादुर शाह, ऑप्शन बी है नाना साहब, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है लक्ष्मीबाई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बहादुर शाह।
इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बहादुर शाह। यानी कि बहादुर शाह को जो है 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यानी बहादुर शाह को जो है 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। अब है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो है दोस्तों मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया। ऑप्शन ए है रंगून में कर्नल नील के द्वारा। ऑप्शन बी है ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हुडसन के द्वारा। ऑप्शन सी है बरेली में जेम्स आउटरम के द्वारा। ऑप्शन डी है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। ठीक है, यानी 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को जो है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। याद रखना है दोस्तों, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को जो है हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अब है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन ए है रंगून। ऑप्शन बी है सिंगापुर। ऑप्शन सी है साइबेरिया। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों रंगून। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रंगून। यानी कि 1857 की विद्रोह के असफलता के बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ठीक है, यानी कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद जो है बहादुर शाह द्वितीय को रंगून निर्वासित कर दिया गया था। अब है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ऑप्शन ए है आउटरम। ऑप्शन बी है चार्ल्स नेपियर। ऑप्शन सी है कैंपबेल। ऑप्शन डी है हैवलॉक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों कैंपबेल। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कैंपबेल। यानी कैंपबेल जो है वो ब्रिटिश सेनापति था जिसकी जो है 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक है दोस्तों, कैंपबेल जो है एक ब्रिटिश सेनापति था जिसकी भूमिका जो है 1857 के विद्रोह को दबाने में जो है महत्वपूर्ण रही थी। अब है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से जो है अछूत रहा था। ऑप्शन ए है अवध। ऑप्शन बी है मद्रास। ऑप्शन सी है पूर्वी पंजाब। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों मद्रास। इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा मद्रास। ठीक है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से जो है अछूता रहा था। तो वो हो जाएगा मद्रास। वो हो जाएगा मद्रास। अब है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ऑप्शन ए है नाना साहब। ऑप्शन बी है तात्या टोपे। ऑप्शन सी है लक्ष्मीबाई। ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा लक्ष्मीबाई। यानी रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखकर जो है ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में जो है यह अकेली मर्द है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। अब है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था।
अब है 1857 की क्रांति का जो है चिन्ह क्या था, यानी 1815 रिवॉल्ट का जो है सिंबल क्या था। ऑप्शन ए है कमल एवं चपाती, ऑप्शन बी है कमल एवं गदा, ऑप्शन सी है कमल एवं गुलाब, ऑप्शन डी है चपाती एवं तलवार। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा कमल एवं चपाती, यानी कमल का फूल और रोटी जो है, कमल का फूल और रोटी जो है ये 1857 की क्रांति का जो है एक चिन्ह था, एक सिंबल था। कमल का फूल और चपाती जो है दोस्तों वो 1857 की क्रांति का जो है एक सिंबल था, एक चिन्ह था। अब है 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो पूछ रहा है बताइए 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता जो हैं ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1, 2, 3, यानी कि नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, ये तीनों जो हैं नेपाल भाग गए थे 1857 के विद्रोह के बाद, और इन तीनों की मृत्यु भी जो है वहीं पे हो गई थी। नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, ये तीनों जो हैं 1857 के विद्रोह के बाद जो है नेपाल भाग गए थे और इनकी मृत्यु जो है यहीं पर हो गई थी। अब है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। ऑप्शन ए है जीनत महल, ऑप्शन बी है तात्या टोपे, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों जीनत महल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीनत महल, यानी कि जीनत महल पर जो है इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान जो है अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का जो है आरोप लगाया था। ठीक है दोस्तों, अब जो है थोड़ा ज्योग्राफी का क्वेश्चन कर लिया जाए। ओके, अब 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी का कर लेते हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री तो कर ही लिए 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इनमें से वो कौन सा देश है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय या सीमा जो है भारत के साथ सबसे लंबी है। ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, यानी बांग्लादेश के साथ जो है भारत की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है सबसे लंबी है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बांग्लादेश के साथ जो है भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है, जो कि 4096.7 किलोमीटर है। अब है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। एट विच लॉन्गिट्यूड इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एडप्टेड। भारतीय मानक समय जो है किस रेखांश पर अपनाया जाता है। तो ये हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्व, यानी 82.5 डिग्री ईस्ट पे जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है एडप्ट किया जाता है। 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय जो है अपनाया जाता है, एडप्ट किया जाता है। और भारतीय मानक समय जो है IST गणना उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। घंटा घर से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। ठीक है, अब आगे आते हैं। और भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच का डिफरेंस जो है दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट का है, ये भी याद रखना है। अब है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ विच लैंड मास। ठीक है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो ये हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना लैंड,
ये हो जाएगा दोस्तों गोंडवाना लैंड, यानी भारतीय उपमहाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का भूभाग था। ठीक है, भूखंड का जो है भाग था। ठीक है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड का जो है एक भाग था। अब है दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि किसका भाग है? द साउदर्न पेनिनसुलर हाईलैंड्स आर ए पार्ट ऑफ। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है किसका भाग है? ऑप्शन ए है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी है लॉरेंसिया लैंड, ऑप्शन सी है अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा गोंडवाना लैंड। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा गोंडवाना लैंड, यानी कि दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। यानी कि दोस्तों दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। अब आगे आते हैं। अब है पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। पृथ्वी से जो है सूर्य की दूरी कितनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 93 मिलियन मील। 93 मिलियन मील्स जो है ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। 93 मिलियन मील जो है दोस्तों वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो है दूरी है। अब है कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? विच सिटी इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, पूछ रहा है बताइए कौन सा नगर जो है कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जो अवस्थित है वो हो जाएगा आइजॉल। आइजॉल जो है दोस्तों वो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। आइजॉल शहर जो है दोस्तों वो कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, और कर्क रेखा जो है ठीक है माही नदी को 2 बार काटता है। ठीक है, आगे आते हैं। नहीं, कर्क रेखा जो है एक दूसरे को कहाँ पे 2 बार काटता है? तो माही नदी है, शायद ऐसा ही करके है, माही नदी, आप लोग को याद होगा अभी। ठीक है, अब भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? विच इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन इंडिया। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर। जैसलमेर जो है भारत का सबसे शुष्क स्थान है। जैसलमेर जो है वो भारत का सबसे ड्राई पैलेस है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है, और ये जैसलमेर जो है दोस्तों राजस्थान में है। अब है कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज। ठीक है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, यानी कि मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के द्वारा जो है मैक्सिमम एरिया जो कवर किया जा रहा है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है रांची का पठार, ऑप्शन बी है मालवा का पठार, ऑप्शन सी है छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मालवा का पठार। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मालवा का पठार, यानी कर्क रेखा द्वारा जो सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है वो मालवा का पठार है। द मैक्सिमम एरिया कवर्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज मालवा प्लेट्यू। द मैक्सिमम एरिया विच इज कवर्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज मालवा प्लेट्यू, यानी कि कर्क रेखा द्वारा जो है सर्वाधिक क्षेत्र जो है आच्छादित है वो मालवा का पठार है। ठीक है, अब है हाँ, कर्क रेखा मध्य प्रदेश में जो है सबसे लंबी है, ये याद रख लेना है। कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश में सबसे लंबी है, इसको याद रख लेना है। और कर्क रेखा जो है दोस्तों राजस्थान में सबसे छोटी है। राजस्थान में जो है सबसे छोटी है कर्क रेखा। ठीक है, आगे आते हैं। अब है उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन उत्तराखंड इज नॉट लोकेटेड ऑन द तिब्बत बॉर्डर। उत्तराखंड का कौन सा जिला जो है तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा।
उत्तराखंड का अल्मोड़ा जो है दोस्तों वो तिब्बत सीमा पर जो है स्थित नहीं है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जो है दोस्तों वो जो है तिब्बत सीमा पर स्थित नहीं है। और देख लीजिए उत्तराखंड के 3 जिले जो तिब्बत सीमा पर स्थित है वो हो जाएगा पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी ये तीनों उत्तराखंड के जिला जो है तिब्बत सीमा पर स्थित हैं। कौन कौन उत्तराखंड के जिला जो है तिब्बत सीमा पर स्थित है तो है पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी। अब है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर एक दूसरे को काटती है? ऑन विच प्लेट्यू डू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा किस पठार पर जो है एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है बघेलखंड, ऑप्शन सी है मालवा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का होमवर्क रहा, ठीक है। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स करेंगे। सेशन को एंड कर रहे हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सभी लोग जो है दोस्तों वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। और हाँ, होमवर्क जो है कमेंट्स करने की कोशिश अवश्य करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।